प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 17 फरवरी से होने वाला है। ऐसे स्थिति में यदि किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ हो तो वह मेरा वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। यह मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर के बारे में पढ़ने से पहले हम संख्या के बारे में जान लेते हैं कि संख्या क्या होता है। तो संख्या को इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है कि किसी भी वस्तु की मात्रा बताने के लिए जिस राशि या फिर जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे अगर हमको बताना हो कि यह कितना है तो हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि यह 2 है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमको पूछना हो कि इसकी मात्रा कितनी है तो हम इसके बारे में बता सकते हैं कि यह 4 है। इस प्रकार से 2 और 4 संख्या हुआ। ठीक इसी प्रकार से हर चीज के बारे में हम अलग अलग बता सकते हैं कि 2 है या 4 है, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे संख्याएं हो सकते हैं। ठीक है, तो संख्या को उसके गुण के आधार पर बहुत सारे भागों में बांटा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि संख्या कितने भागों में बांटा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को वास्तविक संख्या कहते हैं और इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या, इसका एक भाग और होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे आप लोग को नहीं पढ़ना है। 10th क्लास में यह नहीं है, आपको 11th के सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग का जो टॉपिक है वह रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। वास्तविक संख्या को 2 भागों में तोड़ा गया है। पहला भाग होता है इसका परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, जिसे इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। रेशनल नंबर को 2 भागों में तोड़ा गया है। एक होता है पूर्णांक और दूसरा होता है भिन्न संख्या। भिन्न संख्याएं को फ्रैक्शन नंबर कहते हैं और पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं। इंटीजर का फिर से 2 भाग होता है, निगेटिव नंबर और होल नंबर। ठीक है, निगेटिव नंबर का मतलब होता है ऋणात्मक संख्या और होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को 2 भागों में तोड़ा गया है। एक होता है 0, जिसे शून्य बोलते हैं। दूसरा होता है नेचुरल नंबर, जो प्राकृतिक संख्या के रूप में हम लोग जानते हैं। प्राकृतिक संख्या को 5 भागों में तोड़ा गया है: अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और समिश्र संख्या। जनरली अगर आपसे कोई पूछता होगा कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग यह बोलते होंगे कि सम संख्या होता है, विषम संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। इस प्रकार से आप लोग बोलते होंगे। लेकिन आप लोग इसको इस तरह से, अगर इसके बाद से कोई पूछे तो आप इसको इस तरह से बता सकते हैं कि संख्या के पहले 2 भागों में तोड़ा गया है। पहला वास्तविक संख्या होता है, दूसरा इमेजिनरी नंबर होता है। फिर वास्तविक संख्या को भी 2 भागों में तोड़ा जाता है, रेशनल और इरेशनल, मतलब परिमेय और अपरिमेय। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इतना चीज तो हम जान गए कि नंबर को इतने भागों में तोड़ा जाता है। अब एक एक करके जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या को जो ये 5 भाग है, यह 5 भाग में किसका क्या मतलब होता है उसके बारे में जानेंगे। तो इसको ये बारे में जानने के लिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं पहला जो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे कि नेचुरल नंबर होता क्या है। तो नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग पहला जो देख रहे हैं वह है प्राकृतिक संख्या। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी मीडियम है, इसलिए हम हिंदी में ही इसे बता रहे हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को हम लोग ऐसे बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 1 से शुरू होता है। तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
क्रमशः फ्रॉम प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या जो होता है वह 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। ठीक है बच्चों, अब प्राकृतिक संख्या का पहला भाग देखते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, अगर इसको हम लोग ए लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग बोलेंगे। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें या तो 1 से भाग लगता है, नहीं तो स्वयं से भाग लगता है। ठीक है बच्चों, किससे भाग लगता है? या तो 1 से लगेगा या फिर स्वयं से इसमें भाग लगता है। जैसे अगर हम शुरू के 10 नंबर की बात करें, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब देखिए यहाँ पे यदि 1 की बात किया जाए, अब 1 के बारे में हम लोग जानेंगे यह भाज्य संख्या होता है या यह अभाज्य संख्या होता है या नहीं है। तो हम लोग इसका परिभाषा जानते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है 1 से भी भाग लगना चाहिए और स्वयं से भी भाग लगना चाहिए। मतलब अभाज्य संख्या में कम से कम 2 संख्या से भाग लगना चाहिए, लेकिन 1 में देखा जाए तो सिर्फ 1 में 1 ही से भाग लगता है, इसलिए इसको अभाज्य संख्या नहीं कह सकते। तो 1 को क्या कहेंगे? तो 1 आपका जो होता है वो होता है स्वअभाज्य संख्या। स्वभाज्य संख्या, स्वअभाज्य संख्या, स्वअभाज्य संख्या होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं 2 का। तो 2 में देखेंगे तो 2 में 1 से भी भाग लग जाएगा और 2 में 2 से भी भाग लग जाएगा, मतलब यह आपका अभाज्य संख्या हो सकता है। फिर अगर 3 की बात किया जाए तो 3 में 1 से भाग दीजिएगा, लग जाएगा। अगर 3 में 2 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा नहीं लगेगा। 3 में यदि 3 से भाग देंगे तो इसमें पूरा पूरी भाग 3 से लग जाएगा। इसका मतलब है 3 भी आपका क्या है? अभाज्य संख्या है। 4 के बारे में देखा जाए तो 4 में 1 से भी भाग लग जाएगा। 4 से तो भाग लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसके अलावा 1 और 4 को छोड़ दिया जाए तो इसमें 2 से भी भाग लगता है। तो डिफिनीशन क्या है? अभाज्य संख्या का मतलब है जिसमें 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे, लेकिन यहाँ पे 4 में 1 से भी भाग लग रहा है और 4 से भी भाग लग रहा है। इसके अलावा इसमें दूसरी संख्या 2 से भी भाग लग जा रहा है, इसलिए ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। फिर अगर 5 की बात किया जाए तो 5 में 1 से भाग लगता है और 5 में 5 से भाग लगता है, लेकिन इसमें 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा, 3 से भी पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा और 4 से भी पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा, इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि 6 के बारे में देखा जाए तो 6 में 1 से भाग लगता है, 6 से भाग लगता है, लेकिन यह दोनों के अलावा इसमें 2 से भी भाग लग सकता है, 3 से भी भाग लग सकता है, तो इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, 7 के बारे में देखा जाए तो 7 में 1 से भी भाग लग सकता है और इसमें 7 से भी भाग लग सकता है। इसके अलावा इसमें न 2 से भाग लगेगा, न 3 से भाग लगेगा, न 4 से, न 5 से और न 6 से लगेगा। इसका मतलब है ये आपका क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। 8 को देखा जाए तो 8 में 1 से तो भाग लगेगा, 8 से भी लगेगा, लेकिन इसके अलावा इसमें 2 से भी भाग लगेगा और 4 से भी भाग लगेगा, और तो इसलिए क्या अभाज्य संख्या होगा? नहीं, यह अभाज्य संख्या आपका नहीं होगा। ठीक, 9 भी इसमें 1 से लगेगा, 9 से लगेगा और 3 से भी लगेगा, इसलिए ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। 10 भी आपका अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 और 10 के अलावा इसमें 2 और 5 से भी भाग लग सकता है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग को अभाज्य संख्या के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभाज्य संख्या मतलब क्या? ऐसी संख्या जिसमें 1 या स्वयं से भाग लगे, उसके अलावा किसी तीसरे नंबर से उसमें भाग नहीं लगना चाहिए, तो यह आपका हो जाता है अभाज्य संख्या। कुछ अभाज्य संख्या को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहला जो होता है 2 होता है, फिर 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है,
11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, इसके बाद 23 बोल सकते हैं, 23 के बाद आपका 29 होता है, 31 होता है, 37 होता है, 37 के बाद 41 होता है, 43 होता है, 47 होता है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या का जो संख्या है वो 15 है। 15 वो अभाज्य संख्या 1 से 50 के बीच में होता है। और 50 से 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर 1 से 100 के बीच में पूछा जाए कि 1 से 100 के बीच में बताइए कि अभाज्य संख्या कितना है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 से 50 के बीच में 15 और 50 से 100 के बीच में 10, तब 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभाज्य संख्या के बारे में आप अच्छे तरीका से जान लिए। अभाज्य संख्या के बाद अब हम भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। अब हम अभाज्य संख्या के बाद भाज्य संख्या के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखिए, अभाज्य संख्या का मतलब हुआ है एक या स्वयं से भाग लगे। अब इसको छोड़ दिया जाए, यदि इसमें से अभाज्य संख्या को छोड़ दिया जाए तो जो संख्या बचेगा वह संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आप उसे बोल सकते हैं कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी भाग लगे, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या में आपका क्या क्या हो सकता है? तो भाज्य संख्या में 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है। क्रम से ही आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा। सी नंबर में हम लोग देखेंगे सम संख्या। सम संख्या, तो सम संख्या क्या होता है? तो सम संख्या के बारे में आप ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस संख्या में 2 से पूरी भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, जिसके इकाई के स्थान पे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए और 8 है, वे संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे में आप देख सकते हैं, मान लीजिए 12 है, तो 12 में इकाई के स्थान पे 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? सम संख्या। जैसे मान लीजिए 484 है, तो इसके इकाई के स्थान पे 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? सम संख्या है। अगर हम 1002 की बात करें या फिर इसमें एक और जोड़ देते हैं 8, अब इस संख्या के बारे में पूछा जाए कि यह सम संख्या है या फिर विषम संख्या है, तो आप इसके बारे में बोल सकते हैं यह सम संख्या है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है? 8 है। तो सम संख्या का मतलब हुआ ऐसी संख्या जिसकी इकाई के स्थान पे क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। सम संख्या के बाद हम लोग देखेंगे कि विषम संख्या क्या होता है। तो विषम संख्या, तो विषम संख्या के बारे में आप देख सकते हैं ऐसी संख्या जिसकी इकाई के स्थान पे ठीक इसका उल्टा, मतलब 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए और 9 होना चाहिए। मतलब 1, 3, 5, 7 और 9 इकाई के स्थान पे हो तो वह संख्या आपका विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम देख सकते हैं। यदि हम 13 की बात करें तो इकाई के स्थान पे कितना है? 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। यदि हम 27 की बात करें तो ये आपका क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या है? 7 है। यदि हम 5007 की बात करें, अगर पूछे कि कितनी कौन सी संख्या है, तो आप इसको बोल सकते हैं विषम संख्या है, क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पे क्या है? 7 है।
या फिर बोल सकते हैं 1009 पूछेगा अगर कोई कि ये कैसी संख्या है, तो आप इसके बारे में बोल सकते हैं कि यह कैसी संख्या है, तो यह विषम संख्या है क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पे 9 है। उम्मीद है बच्चों आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है बच्चों, एक बात और ध्यान रखिएगा, हम 10th क्लास में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, हम जो भी पढ़ा रहे हैं इसके अंतर्गत वह सारे ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यह भी आपसे पूछ देता है कि आप बताइए कि सबसे छोटी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सा होता है, सम अभाज्य संख्या। तो आप याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होता है, 3 होता है। 3 बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या के बारे में। अब हम प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या के बारे में देखेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है। दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, यदि आपसे कोई पूछे कि पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या के बारे में आप बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में या फिर उसके परिवार में जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो इस प्रकार से बने परिवार आपका पूर्ण संख्या कहलाता है। अर्थात पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होता है। तो पूर्ण संख्या को आप लोग लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्रमशः आगे की तरफ ही बढ़ते जाएगा। कहां तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है जो कि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि एक क्वेश्चन आपका होगा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो आप लोग बताइए क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो इसका जवाब होगा नहीं। इसका जो उत्तर होगा क्या होगा, नहीं होगा। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है क्योंकि प्राकृतिक संख्या आपका 1 से शुरू होता है, ठीक है, और पूर्ण संख्या आपका 0 से शुरू होता है। तो ऐसे में 0 एक ऐसी संख्या है जो आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यहाँ पे यह बात बोलना गलत होगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या में नहीं पाया जाता है, इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। लेकिन इस प्रकार से अगर आपसे सवाल पूछा जाए क्या प्राकृतिक संख्या, अब यहाँ पे सिर्फ इसको सभी को हटा दिया जाए, पूछा जाए क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तब यहाँ पे आप जवाब दे सकते हैं कि हाँ पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर यहाँ पे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो इसका जवाब होगा हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। इसलिए क्योंकि प्राकृतिक संख्या आपका 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या में 1 से लेके इनफाइनाइट तक का संख्या आता है, इसलिए आपका सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर में पूर्णांक संख्या। 3 नंबर में हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक जिसे इंग्लिश में हम लोग इंटीजर कहते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं जो होता है वो आपका ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्याओं का समुच्चय होता है जो शुरू होता है माइनस इनफाइनाइट से। ठीक है बच्चों। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 क्रमशः आगे की तरफ ही बढ़ते जाएगा।
तो पूर्णांक संख्याएं में ऋणात्मक संख्याएं आता है, धनात्मक संख्याएं आता है और शून्य आता है। ठीक है बच्चों, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि पूर्णांक संख्याएं में आपका ऋणात्मक संख्याएं आता है, ऋणात्मक संख्या, ठीक है, धनात्मक संख्याएं आता है, धनात्मक संख्याएं, और जीरो एक ऐसी संख्या है जो ना आपका माइनस होता है और ना ही प्लस होता है। ठीक है, मतलब जीरो एक ऐसी संख्या है जो उदासीन होता है, इस पे किसी तरह का चार्ज नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे सवाल बन रहा था, अब यहाँ पे पूछेगा, यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी है, तो सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। लेकिन इसका उल्टा पूछा जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्याएं होती है? तो हाँ, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं आपकी होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और पूर्णांक संख्या में 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याएं मौजूद है, तो पूर्णांक संख्याएं जो है हो सकती है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं के बाद में अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर में परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में आप बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि p/q में तो होना चाहिए, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q का मतलब हुआ हर आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि हर 0 के बराबर हो गया, डेट मीन्स यह आपका परिमेय संख्या नहीं रह जाएगा, वो मीनिंगलेस हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब परिमेय संख्या पे आपका ऑब्जेक्टिव में 1-2 सवाल रह सकता है, पूछेगा कि निम्नलिखित में पहचाने कि परिमेय संख्या कौन है। तो आइए बच्चों अच्छे से देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या के बारे में। अब देखिए p/q का मतलब है जैसे 4/5 हो, p आपका परिमेय संख्या हो सकता है। 8/7 हो, परिमेय संख्या हो सकता है। अब यहाँ पे पूछा जाए कि यदि सिर्फ 4 है तो 4 परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? तो यह भी आपका 4 परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि इसको भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? तो यदि इसके बट्टा में यदि हम 1 लगा देते हैं तो p/q के रूप में हो जाता है। यदि 0.5 हो तो क्या यह आपका परिमेय संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हो सकता है, क्योंकि 0.5 को हम लोग 5/10 लिख सकते हैं और यह कट के 1/2 हो जाएगा। दैट मीन्स यह आपका परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक, फिर अगर आपसे कोई पूछे कि माइनस वाला मतलब ऋणात्मक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो हो सकती है। यदि मान लीजिए हम -4/5 लिख दें तो इसमें क्या कमी है? इसको भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। -7/9 लिख सकते हैं, ठीक है, -2.7 लिख सकते हैं, तो ये भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब यदि हम रूट में भी लिखते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को रूट में भी दे देता है और पूछता है यह परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा बच्चों, परिमेय संख्या जो रूट में नहीं है, यदि रूट में है तो यह रूट से बाहर निकलना चाहिए। तो रूट से बाहर निकलने के लिए क्या होता है? यहाँ पे स्क्वायरिंग होता है। यदि इस संख्या का स्क्वायरिंग किया जा सके तो इसको रूट से बाहर निकाला जा सकता है। जैसे √4 को हम लोग लिख सकते हैं √4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो जैसे ही 2 का स्क्वायर होगा तो यह अपने रूट से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो जैसे ही बाहर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, तो 5वां आपका हो गया
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का मतलब हुआ ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो p बटा q के रूप में किसे नहीं लिखा जा सकता? जो रूट में हो और रूट से बाहर नहीं निकल सकता, उसको हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, रूट 7 हो, ये आपका क्या होगा? इस तरह से बहुत सारी संख्याएं जो होगा वो आपका क्या होगा? अपरिमेय संख्याएं हो सकता है, होता ही है। इसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि इसके बटा में एक लगा दे तो p बटा q के रूप में नहीं हो जाएगा? तो नहीं, इसके बटा में हम एक नहीं लगा सकते। इसके बटा में हम एक इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि जब रूट टूटता है तो यह दशमलव में आता है, और दशमलव में जब आएगा तो दशमलव के बाद में इसकी संख्याएं रुकती ही नहीं है, अनंत तक जाती है। और जब तक शून्य दशमलव के बाद में इसकी संख्या रुकेगी नहीं, तब तक हम बटा में एक नहीं लगा सकते हैं, अर्थात इसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो रूट में जो आए वो तो आपका अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या होगा ही होगा, बस रूट से बाहर नहीं निकलना चाहिए। साथ ही साथ अगर इस तरह की संख्या रहे जैसे 0.01 001 001 00001 क्रमशः आगे की तरफ बढ़ते रहे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा 1 जीरो है, फिर 2 जीरो हो गया, फिर 3 जीरो हो गया, फिर 4 जीरो हो गया, ये क्रमशः बढ़ रहा है। इसका मतलब है ये दशमलव के बाद कहीं नहीं रुकेगा। दैट मीन्स इस टाइप का जो भी संख्या होगा वो आपके अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको यह इस प्रकार से संख्याएं आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, आ गई होगी। वास्तविक संख्या, अब इसके बाद वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो है ना, एक बहुत बड़ा परिवार है, जिस परिवार के अंतर्गत ये सारे संख्याएं आती हैं। मतलब इन सभी संख्याओं के समुच्चय को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, और अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और एक्सरसाइज में देखेंगे एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।